नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 11 भारत। उम्मीदवार परिचय। जी हां, चुनाव का मौका है। लोकसभा की उम्मीदवारियां घोषित हो चुकी हैं और कांग्रेस की रांची से जो उम्मीदवार हैं यशस्विनी सहाय हमारे साथ हैं, जिनको घर में प्यार से गौरी भी कहा जाता है। आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में गौरी जी। काफ़ी टफ नाम है आपका, लेते कभी कभी गलती भी हो जाती है। बहरहाल आप खुद बताएं कि आपका जो परिचय है वो क्या है। जी, मेरा परिचय मैं अगर आपको दूं तो मेरा परिचय ये होगा कि मैं एक बेटी हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं यहाँ की युवा हूँ और मैं अपने आप को इन्हीं सब चीज़ों की तरह देखती भी हूँ। कहाँ से आपकी प्राइमरी एजुकेशन हुई, पैदा कहाँ हुई? तो मैं बेसिकली मैंने पढ़ाई मुंबई में की अपनी जमनाबाई नर्सी स्कूल में। मैंने अपना पूरा पहले से मतलब 12th तक की पढ़ाई वहाँ पे की है। उसके बाद मैंने अपना लॉ का आफ्टर 12th ही मैं लॉ पढ़ी हूँ और लॉ पढ़ने के बाद मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ी हूँ। लॉ पढ़ने के बाद मैंने अपना मास्टर्स किया है। किस विषय में? मेरा मास्टर्स जब मैं करना चाह रही थी तो मेरा बहुत एक क्लियर विजन था, अगर आपको बताऊं, कि मुझे पढ़ना था ह्यूमन राइट्स। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे सीनियर्स भी हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी में, उन्होंने भी कहा कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का उतना स्कोप नहीं है। पर मैं बहुत क्लियर थी कि लोगों के लिए काम करना है, लॉ भी लोगों के लिए पढ़ना था। मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं जाऊं कोई कॉर्पोरेट जॉब करूं लॉ में ही, जैसे कॉर्पोरेट फर्म को ज्वाइन करूं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा मतलब आपको आपका जो कह सकते हैं कि जो आगे का ट्रैजेक्टरी है करियर का बहुत अच्छा होता है। आई वॉज क्लियर कि लॉ पढ़ूंगी तो उससे क्या मैं लोगों के लिए कर सकती हूँ। सो ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई की इटली में। बेसिकली इटली में यूनाइटेड नेशंस का ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो क्राइम एंड जस्टिस का स्पेशलाइजेशन करता है। तो जो हमारे इवन फैकल्टी थे वो बहुत ही ज़्यादा आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके साथ उनके जो आप कह सकते हैं जजेस थे और सीनियर मेंबर थे, वो हमें आके पढ़ाए। हमने जो पढ़ाई भी की वो थी कि क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स में हम कैसे क्या रोल निभाते हैं। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर भी अगर होता है तो जो ROE होता है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है, कि कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने के पहले कोई भी मिलिट्री बॉडी को कहीं ना कहीं लीगल एडवाइस की ज़रूरत है कि आप ह्यूमन कैजुअलिटी को कम करें, आप लोगों को कैसे बचाएं और जो आपके टारगेट हैं उनको भी पूरा करें। तो उन सब पे भी मैंने पढ़ाई की। प्लस विमेन के साथ भी जो हुआ है, विमेन कहीं ना कहीं आपको पता है कि विमेन एंड चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में, तो वो सब पे मैंने पढ़ाई की है। वकील बनने का फैसला किसका था? आप खुद चाहती थी या आपके पापा चाहते थे? मैं खुद चाहती थी। देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं मैं बहुत मल्टी फैसेटेड हूँ, बिकॉज मैं बहुत क्रिएटिव भी हूँ, मैं आर्टिस्टिक भी हूँ। मैंने कथक में विशारद किया है, मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत भी सीखी थी, मतलब करीब 6-7 साल मैंने सीखा है। सुरेश वाडकर जी गुरु थे, उनसे भी सीखा है मैंने, तो मैंने वो भी चीज़ें की हैं। पर मुझे पता था कि पढ़ाई ऐसी करनी है जो कहीं ना कहीं मैं जिससे चेंज ला पाऊँ, लोगों की लाइफ बदल पाऊँ, तो आई डिसाइडेड लॉ। आपकी माता जी एक एक्ट्रेस हैं, टीवी सीरियल्स में उन्होंने काफ़ी काम किया है, सोशल काफ़ी उनका अप्रोच रहा है। क्या आपको फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं, जुहू में आप रहती थी, फिल्म स्टारों के बीच में, अमिताभ बच्चन का घर वहीं है, राजेश खन्ना उधर ही रहते, तो ये क्या आपको फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध ने खींचा नहीं? आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरा जो स्कूल है जमनाबाई नर्सी स्कूल, मेरे सीनियर रह चुके हैं करीना कपूर, अभिषेक बच्चन उनका परिवार, ईशा देओल उनका परिवार, और बहुत रिसेंट में आलिया भट्ट मेरी बहुत इमीडिएट सीनियर रह चुकी हैं। बहुत बहुत फेमस और बहुत वेल नोन कलाकार है फिल्म इंडस्ट्री के। तो मेरा जो एनवायरनमेंट रहा था स्कूल में, मैंने काफ़ी देखा। और अब मुंबई में अगर जानते होंगे तो मतलब वो एक बहुत ही कॉमन सा नोशन है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत एक ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री से वैसा कुछ लगाव था कि नहीं मुझे जाकर इसी में काम करना है। कोई चकाचौंध वैसी नहीं दिखी मुझे। अब जब आपको अचानक उम्मीदवार बनने की खबर मिली, कैसे मिली? जी, मुझे पापा ने ही बताया। पापा ने बताया कि सोनिया गांधी मैम
से जो बात हुई थी, वो चाहती हैं यंग लोगों को मौका देना, और वो मुझ पर ऐसा भरोसा दिखा रही थी। उन्होंने मेरा पूरा बायोडेटा भी पढ़ा, और जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप डॉटर को बुलाओ, हम देखते हैं उनका बायोडेटा, तो पूरा जब स्क्रीनिंग हुआ, तो जब मुझे बताया गया, आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मेरा पूरा बचपन से मैंने प्लानिंग तो वैसी ही की थी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मुकाम मिल पाएगा जो मिल गया है अब। अगर आप अभिषेक बच्चन से आग्रह करें, करीना कपूर से आग्रह करें, एक दिन के लिए चुनाव प्रचार में आ जाए तो फिर मजा आ जाए ना। देखिए, मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मैं सिर्फ आग्रह करके चुनाव प्रचार के लिए बुलाऊं तो उससे सिर्फ मेरा फ़ायदा होगा। मैं जिन बातों पर बात कर रही हूँ वो कोई चकाचौंध वाली बातें नहीं हैं। मैं यहाँ के विकास की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो लोगों की एक्चुअल परेशानियाँ हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में मैंने जितना भी देखा है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल में, आप सोचिए कि मैं एक माइनर थी, मेरी पूरी अडल्ट लाइफ रही है इन द बीजेपी सरकार के टाइम, तो मैंने भी देखा है कि जो जो चीज़ें चल रही हैं, जिन चीज़ों से लोगों को परेशानियां हैं, उस पर मेरा जो हो सकेगा मैं काम करूंगी। तो वो विजन है मेरा, ना कि लोगों को बताना कि देखिए कि ये एक्टर हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो आप आइए हमें सपोर्ट करिए। आप हमें सपोर्ट करिए क्योंकि आप हम पर भरोसा करते हैं। वो तो बहुत बड़े स्टार हैं ही, उनके फ़ैन फॉलोइंग है ही, बट मैं अपना भी तो एक कोई वजूद लेकर आगे बढ़ूं कि आप मुझ पर भरोसा एक बार करिए। आप रांची को कितना जानती हैं? देखिए, रांची मेरा घर है। मैंने पढ़ाई बाहर की है ज़रूर, बट मैं रांची को जितना आप कह सकते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक मैं जितना जान पाई हूँ, जैसे कि हर 27 साल वाला जानता होगा, मैं भी बाहर घूमने जाती हूँ, जैसे कि यहाँ के बच्चे जाते हैं। मैं भी धुरवा डैम में अपने भाई बहन, क्योंकि मेरे कज़िन्स यहाँ पे हैं, तो उनके साथ मैं भी बाहर जाती हूँ। वहाँ पे हम लोग टहलते थे, अब तो वो लोग बाहर दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, तो मैं जाती तो हूँ। क्या किस मेरा मतलब ये है कि रांची की अगर आप एमपी बनेंगी, सांसद बनेंगी, तो रांची को आप क्या आप जानते उस तरीके से पूछ रहे हैं? जी जी। तो उसमें देखिए, सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स रांची के अगर आप सांसद की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं पॉलिसी क्रिएशन और इंटरवेंशन में एक बहुत रोल होता है, आपको पता है ये बात। तो उसमें तो मैं डेफिनेटली हिस्सा लूँगी। पर रांची की जहाँ बात आती है, यहाँ के युवा बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ शिक्षा, यहाँ पे कॉलेजेस, यस, यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस की बात करते हैं। मैं रिसेंटली बहुत सारे बच्चों से मिली, वो भी कहने लगे कि मैम आपको पता है हमारे पास यहाँ पे सीट नहीं मिली, तो इसलिए यहाँ आना पड़ा। तो किसी को उसके अपॉर्चुनिटी हम छीन लें क्योंकि उनके पास शायद सीट ही नहीं है। वो एक इंसान, आप सोचो, एक बच्चा आगे जाके एक डॉक्टर बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, उसने पढ़ाई की, बट क्योंकि शायद एक्स नंबर ऑफ सीट है और उससे कहीं ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका नंबर कट जाता है, फिर उसको जाके कुछ भी एक सेकंड ऑप्शन में कुछ करना पड़ता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत रियल प्रॉब्लम्स हैं। यानी हायर एजुकेशन की अब क्राइसिस है। स्कूल्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, बेशक स्कूल तो हमेशा से रहे, आप हिस्टोरिकली भी देख लीजिए, झारखंड में स्कूल्स के बारे में तो बात होती ही थी, नेतरहाट भी था। हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज का जो प्रॉब्लम है वो तो मुझे काफ़ी दिख रहा है। एक ये हो गया, दूसरा हो गया कि विमेन की सेफ्टी की बात आती है कि महिलाओं को हम कैसे सेफर एनवायरनमेंट दें। यहाँ पे मैं बहुत देखती हूँ कि बच्चियाँ बहुत जाके काम भी कर रही हैं, और बच्चियाँ भी नहीं, यंग लड़कियाँ भी यहाँ भी काम कर रही हैं। माइग्रेशन तो एक है ही प्रॉब्लम। माइग्रेशन का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम जॉब अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दे पाए हैं, और जो बहुत स्किल्ड हो जाता है यहाँ से, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तो एक अपॉर्चुनिटी देना है जो उसको यहाँ पे रोक सके कि वो यहाँ ही रुक जाए। उसको बाहर, बैंगलोर में मुझे पता है रांची के बहुत सारे लोग हैं, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो उनको हम यहाँ तक कैसे रहें कि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम कह लीजिए बन पाए उन्हीं के लिए। दूसरी बात आती है कि विमेन का, अगर कोई महिलाएं काम पे जा रही हैं, एक तो हो गया प्राइवेट सेक्टर में, दूसरा हो गया कि विमेन लेबर फोर्स का भी पार्टिसिपेशन। ये दो अलग इशू हैं, क्योंकि गांव में देखेंगे तो विमेन लेबर फोर्स का एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग इशू है। तो उसमें हम कैसे उनको ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट दें जिसमें उनको कंफर्टेबल लगे, जैसे कि बाथरूम अलग हो, जैसे कि उन समझना कि देखिए कि अगर आप वुमेन काम कर रही हैं तो टाइमिंग स्पेसिफिक हो जिनसे आप उनका काम भी ले पाएँ,
और वेज जो डिफरेंस होता है, पे गैप जो होता है मेन और वेमेन में, अगर कोई सेरिब्रल या इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी है, मेंटल काम है, तो उसमें तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ में मैं मान सकती हूँ, चलिए मान भी लेते हैं, बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज में जहाँ पे मेन एंड वुमेन सेम काम कर रहे हैं, उस पर भी उनको सेम सेम क्या बोलते हैं, सम मिले, अमाउंट मिले ऑफ मनी, तनख्वाह सेम हो, तो उस सब पे काम करना है। HEC एक ऐसा शब्द है जिसने आपके फादर का पॉलिटिकल करियर शुरू किया। आज HEC बदहाल है। HEC कर्मियों को 27-28 महीने से वेतन नहीं मिला है। HEC जो हजारों छोटी छोटी कंपनियों की पोषक थी, उनको फीड करती थी, खुद बीमार हो गई है। और आपके पिताजी भी बहुत प्रयास करते रहते हैं उसको लेकर के। आप क्या वादा करेंगे HEC वालों से? देखिए, वादा से ज़्यादा मैं उनके साथ खड़ी हूँ। बात वादे की सिर्फ नहीं है, उनके एक्चुअल प्रॉब्लम के क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वहाँ के वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, जिनके पास सच में तनख्वाह नहीं है। वो कैसे अपना घर चला रहे उन्हीं को पता है, और मैं उनसे मिली भी हूँ। और मैंने जब देखा कि क्या हो रहा है, और देखिए एक और चीज़ है आपको समझना होगा, एक तो हो गई पीपल, आप लोगों का कहीं ना कहीं आप लोगों की रोटी को छीन रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको तनख्वाह नहीं देंगे तो उनका पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट HEC एक मदर प्लांट है जिसके पास आज कैपिटल नहीं है। झारखंड का जब राज्य भी बना था, तो यहाँ पे कहा गया था कि ये इंडस्ट्रियल हब है, और हम जब यहाँ के इंडस्ट्रियल मदर प्लांट को नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम कैसे इनकरेज करेंगे कि दूसरी इंडस्ट्रीज आएँ, यहाँ पर रोजगार दें, एम्प्लॉयमेंट दें। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको पहले हम बचाएं। ये तो सरकार का ही काम है। आपसे बात हुई, काफी संवेदनशील हैं आप कई मुद्दों पर। HEC पे काफी संवेदनशील हैं, बच्चियों के माइग्रेशन पे काफी संवेदनशील है, हायर एजुकेशन पे काफी संवेदनशील हैं। कुछ और मुद्दे हैं, आपके पिताजी टूरिज्म के भी मिनिस्टर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रांची और आसपास की जो हरितिमा है, खूबसूरती है, सौंदर्य है यहाँ का, नैसर्गिक सौंदर्य जिसको ब्यूटी ऑफ नेचर कहते हैं, झरने, यहाँ के जानवर, दलमा लेक के हाथी, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं कि रांची को टूरिस्ट का एक पॉइंट बना दें? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। देखिए रांची का एक तो आप वेदर भी देखिए, बहुत ही अच्छा मौसम है, और इसको तो कहते हिल स्टेशन जैसा, ये दार्जिलिंग जो कहते ही थे पुराने टाइम पे, वो तो एक है ही। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को बुलाने के लिए हमें जो हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है उसको सबसे पहले प्रिजर्व करना, प्रिजर्व करके फिर शोकेस करना, उसको बचा के उसको हमें उस इम्प्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत है कि हम कैसे लोगों को एक्सेसिबल करें, कि कोई भी एक बाहर के राज्य से आना चाहे तो उसके पास जाने का बस हो, टैक्सी सर्विस हो, वो तुरंत टैक्सी बुला पाए, होटल हो, होटल बहुत ज़रूरी है, खाना पीने का, वो तो अपने आप ही वो एक सिस्टम बनने लग जाता है। अगर आप लोगों का इन्फ्लक्स आने लगेगा, अगर आप एक टूरिस्ट हब जैसा रांची को क्रिएट कर देंगे। एक और बात आती है, यहाँ का सिटी टूर नहीं होता है, यहाँ के फॉल्स का टूर, जहाँ पे जो गाइड्स हों जो जाके आपको बताए कि देखिए ये फॉल है, इसके व्हाट आर द वाटर लेवल्स, और क्या इसके नेचुरल रिजर्व्स हैं, यहाँ के कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ का नेचुरल प्लांट्स भी। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि रांची में जो प्लांट्स भी हैं, जो जंगल की भी जो बात होती है, उसके भी जो एक बॉटनी और हॉर्टिकल्चर पे भी एक जो चीज़ है, उस तरफ पे भी काम हो सकता है। सो काम करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक नियत और कहीं ना कहीं विजन की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, तो वो तो एक ज़रूरी भी है। हाँ, प्लानिंग की तो है ही। आप रांची अब इधर काफी दिनों से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ जा रही थी, पॉक्सो एक्ट पे काम कर रही थी, आपके पिताजी ने मुझे बताया था। तो कहाँ कहाँ कैसे काम किया है? सो पॉक्सो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि पॉक्सो बेसिकली है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो ये चिल्ड्रन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और आप कह सकते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है जो 2012 में आया है। तो ये जो लॉ है, इसका हम जहाँ पे हम काम करते हैं, तो कोई भी बच्चा अगर पीड़ित होता है, मैं एज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट जो विक्टिम है उनके साथ काम करती थी, क्योंकि जो मैटर होता है वो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही आगे लेके जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट।
तो मैं इंडिपेंडेंट एडवोकेट की तरह बच्चों का पूरा देखना कि उनका वकालतनामा, उनके एफआईआर, उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी क्या परेशानी है। और ये बहुत हाई प्रोफाइल केसेस भी होते हैं, बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं। आपको एक कहीं ना कहीं डेलिकेसी के साथ हैंडल करना होता है। बच्चों की उम्र 6-7 साल की भी हो सकती है, लड़कियां लड़के दोनों होते हैं। तो मेरा यहाँ पे विजन था कि सबसे पहले एडवोकेसी, यहाँ के यंग जनरेशन तक ये बात पहुँचानी कि पॉक्सो की बात आपको समझनी चाहिए। आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे, जो भी माइनर्स हैं उनके साथ जो काम करते हैं, तो टीचर्स हो गए, टीचर्स तक बात ये पहुंचाना। मैं इनफैक्ट टीपूदाना गई थी, इरबा में भी मैंने काम किया है। मैं कुछ बीएड के स्टूडेंट से भी मिली, नर्सिंग के स्टूडेंट से भी मिली, जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट था चिल्ड्रन के साथ, उनको उनके राइट्स बताना। क्योंकि पॉक्सो में ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप एक हायर पोजीशन पे हैं एक बच्चे से, समझिए आप टीचर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक नर्स हैं, तो आप भी बच्चे की मदद कर सकते हैं। और एक्ट में ऐसे आपको कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, आपको ये एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि अगर कोई बच्चा आप तक पहुंचे, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो आपका भी एक रोल प्ले होता है उसमें, इफ़ यू आर अ टीचर, डॉक्टर। तो ये सब पे मैं काम कर रही थी। चलिए अब हम बात करते हैं, रांची में आप उम्मीदवार बन गई, अब आपने लोगों में आना जाना शुरू कर दिया होगा, मीटिंग्स कर रही होंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं तो ग्रामीण इलाकों में भी अब जा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट की कितनी नीड है। लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है, गर्मी का मौसम है, तो पानी तो एक है ही। और बहुत सारी महिलाओं से भी मैं मिल रही हूँ, बहुत सारे यंग लोगों से मिल रही हूँ, युवाओं से मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी कुछ गार्जियन लोग से भी मिली हूँ, उनके भी, अगर पता है आप, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं जब भी कोई गार्जियंस या जो भी सीनियर सिटीजन से मिलती हूँ, वो मुझे एक चीज़ बार बार कहते हैं कि बेटा हमारे बच्चों के लिए कुछ करो। और मुझे लगता है कि सच में अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर करूँगी बच्चों के लिए, मतलब कि मैं भी उनके बच्चों की ही उम्र की हूँ, तो आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे जनरेशन के लिए, क्योंकि हम ही कल भी हैं और हमारे बाद वाली पीढ़ी हमें आगे ही लेके जाएगी ये आप देश। अपने पिता से क्या इनहेरिट कर रही हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बताइए। तो मेरे फादर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, आई थिंक मैं मेरे फादर का अगर 1% भी ले लूँ बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनसे जो हो सके सीखूं, और जो भी मैंने सीखा भी है, उनकी ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी है। उनके मन में अगर आप सच पूछेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है कि आप कौन हैं और कहाँ से आते हैं, आप क्या कपड़े पहने, कैसे दिखते हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, कोई मतलब नहीं है। वो सबसे एक सेम लेवल पर, सेम ग्राउंड पर मिलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग और दिल में एक्चुअली वही फीलिंग है। वो नहीं कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। और वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है आज के ज़माने में एक बहुत, आप कह सकते हैं, एक प्योर, एक पवित्रता की एक निशानी होती है जो बहुत लोगों में नहीं दिखती है। तो वो तो मैं ज़रूर उनसे जितना सीखती हूँ वो मैं सीख ही रही हूँ। और भेदभाव की जो भावना अब चल भी रही है, उसके खिलाफ हम जैसे लोगों को तो आगे आना ही चाहिए, जो एकजुटता की बात करते हो। मेरे फादर में तो वो हमेशा से रहा है। एक आखिरी सवाल, बहुत ही चुभता हुआ सवाल है कि जो माहौल है आज, चुनाव का जो मुद्दा है, वो बंटवारा, वो धर्म, वो अलग अलग चीज़ों पे बात हो रही है, और आप जैसी एक बिल्कुल नोबल ढंग से पढ़ी लिखी आज की ज़माने की लड़की, जो इटली में भी रही है, जो फिल्म स्टारों के बच्चों के साथ पढ़ती लिखती रही है, अच्छे माहौल में रही है, एक राजनेता की बेटी है, क्या महसूस करती है आज की युवा नेत्री? देखिए, मैं जानती हूँ कि मुझ जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो आज के इस माहौल में अपने आप को बहुत खोया महसूस करते हैं। उन्हें भी लगता है कि ये जो एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो हो गया है, वो उसमें जो भी आप कह सकते हैं, नफरत की पॉलिटिक्स है, और मतलब एक सॉर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉल्स नैरेटिव जो चल रहा है, ताकि लोगों की साइकी पे इम्पैक्ट हो, लोगों की साइकी को हम कैसे इन्फ्लुएंस करें। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को उसमें नहीं देख पाते हैं, तो उनकी भी तो आवाज़ है। तो वैसे भी तो लोग हैं जो शायद इस नफ़रत से अपने आप को दूर भागना, सॉर्ट ऑफ रखना चाहते हैं, पर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जो समाज है और जो राजनीतिक माहौल है वो वैसे ही है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हम पॉलिटिशियन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे, पर आप आए हो, लगता है कि ठीक है हमारे जैसा कोई है, तो बात करने का मन करता है, और लगता है कि इस बार वोट भी करेंगे, और पहले नहीं करते थे वोट। तो ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए,
तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस की रांची के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय से। वो युवा हैं, वो आज के ज़माने की हैं, वो भारत की बेटी हो, रांची की बेटी होने के साथ साथ विदेशों में उन्होंने पढ़ाई की है और उनको महसूस होता है कि रांची में भी हायर एजुकेशन का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। रांची के रिसोर्सेस जैसे टूरिज्म का एसेट है यहाँ पर, उसको डेवलप करना चाहिए। रांची में बहुत कुछ है, रांची में HEC है, उसको पुनर्जीवित करना चाहिए। उनके विचार बहुत अच्छे हैं, हम उनसे लगातार आगे भी मिलते रहेंगे और आप तक उनकी बातें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।